हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। कल हमने डेलीगेशन का चैप्टर पढ़ा था। जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो डेलीगेशन का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, एक बार पहले मैं बुक में से लैंग्वेज पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ। व्हेन ए सुपीरियर डेलीगेट्स टू हिज सबॉर्डिनेट्स द अथॉरिटी विच इज कंपैरेटिवली मोर देन एक्सपेक्टेड, इट इज नॉन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन ऑल द अथॉरिटी एक्सेप्ट द वन विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सुपीरियर्स टू होल्ड इज गिवन टू सबॉर्डिनेट्स परमानेंटली। देखो डेलीगेशन में क्या था, क्योंकि मैनेजर जो था आपका ओवरबर्डन हो रहा था, इसलिए उसने कुछ काम अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच में बांट दिए और साथ ही साथ उस काम को पूरा करने के लिए जो डिसीजन लेने की अथॉरिटी है वो भी वो उनको दे देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपने पास बस सिर्फ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी होती है जो उन्हें अपने पास रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसे रख के बाकी सारे काम अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच बांट देते हैं, सारी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देते हैं, और वो भी टेम्परेरी बेसिस पे नहीं, परमानेंट बेसिस पे, हमेशा के लिए। तो उसे कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो विकेंद्रीयकरण है वो भारापन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें अथॉरिटी जो है परमानेंट बेसिस पे सबॉर्डिनेट को दिया जाता है और सारी अथॉरिटी दे दी जाती है, सारे काम करने के लिए उन्हें दे दिए जाते हैं और सारी अथॉरिटी दे दी जाती है, सिर्फ वो अथॉरिटी छोड़ के जो उनके लिए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिसीजन मेकिंग सेंटर है ऑर्गेनाइजेशन में वो डिसेंट्रलाइजेशन में काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं तो जो भी हर चीज़ जो सबॉर्डिनेट की इम्पोर्टेंस को, उनके महत्व को ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ा देती है उसे विकेंद्रीयकरण कहते हैं। तो विकेंद्रीयकरण और डेलीगेशन में क्या डिफरेंस है, ये हम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th में भी आपने किया होगा। डेलीगेशन का मतलब होता है जो हम काम देते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, थोड़ा बहुत काम उनको दे देते हैं, साथ ही साथ उनकी अथॉरिटी भी दे देते हैं डिसीजन लेने की, और जैसे ही काम पूरा हो जाता है वो अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है, उनका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हम जो अथॉरिटी सबॉर्डिनेट्स को देते हैं वो परमानेंट बेसिस पे देते हैं। हम जो सिर्फ अपने पास टॉप लेवल मैनेजमेंट थोड़ा सा अथॉरिटी अपने पास रहती है, बाकी सारी अथॉरिटी उनको दे देती है। तो यहाँ पे सबॉर्डिनेट की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। डेलीगेशन में अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी किसकी रहती है, आप अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। मतलब मैंने किसी को काम दिया, उसने आगे किसी और से करवाया, तो मैं रिपोर्टिंग किससे लेती हूँ, जिसको मैंने काम दिया था, ना कि जिससे उसने काम करवा के दिया है, वो मेरे लिए अकाउंटेबल नहीं है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में इसका मतलब डेलीगेशन में जो है ना बेटा, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होती, आंसरेबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो जाती है, आंसरेबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, जो डेलीगेशन है इसमें फिर भी जिसने डेलीगेटर है, जिसने अथॉरिटी दूसरों को दी है, जिसने काम दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और अथॉरिटी दी है, फिर भी उसका कंट्रोल कंटिन्यू रहता है सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसमें पर्सन गिविंग द अथॉरिटी जो है, ही लूजेस द पावर टू कंट्रोल हिज सबॉर्डिनेट। अब उसका कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं रह जाता। कंपल्शन, डेलीगेशन इज कंपल्सरी इन ऑल द एंटरप्राइजेस, क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता ना। आप देखो एक ही मैनेजर सारे काम नहीं कर सकता, तो हमें काम को बांटना ही पड़ता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ज़रूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन में हो, वो ज़रूरी नहीं कि हम अपने सबॉर्डिनेट को सारी अथॉरिटी परमानेंट बेसिस पे दे दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। परमानेंसी इन ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन में अथॉरिटी टेम्परेरली जाती है, एक काम दिया, काम से रिलेटेड अथॉरिटी दी, काम पूरा, अथॉरिटी ख़त्म। डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी परमानेंटली ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। डेलीगेशन जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो डेलीगेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेलीगेशन के बिना डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस हैं आपके डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, इसे ज़रूर कर लीजिएगा। आगे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। हमने कितनी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को देनी है, कम देनी है या ज़्यादा देनी है, वो
डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। जैसे इसमें बेटा है आपका कि पहला है साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपका डिफाइन करेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेल्स कितनी होती हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने हैं, नंबर ऑफ़ मशीन कितनी हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। जितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण की ज़रूरत कम होती है। मैनेजीरियल आउटलुक, अगर आपके मैनेजर ऑटोक्रेटिक हैं, ऑटोक्रेटिक मतलब डिक्टेटरशिप के हैं, सारा कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते हैं। और अगर आपके मैनेजर जो हैं डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है, तो वो अपना जो डिसेंट्रलाइजेशन है कम ज़्यादा करेंगे, अपनी अथॉरिटी लोगों को देके खुश रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन की पास हिस्ट्री इस तरह की है कि लोग अपना जो है अथॉरिटी ट्रांसफ़र करते रहें अपने सबॉर्डिनेट के बीच में, तो आप भी कर दीजिए, वो हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास्ट में ऐसा रिकॉर्ड है कि टॉप मैनेजमेंट सारा कंट्रोल अपने हाथों में रखती है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। अगला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट। अगर आपके पास कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट है जो सिचुएशन संभाल सकते हैं, जो डिसीजन लेने में कैपेबल हैं, अगर ऐसे सबॉर्डिनेट हैं तो आप डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट नहीं है तो आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल टेक्निक, अगर आपको अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करने की टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं तब तो सुपीरियर डेफिनेटली डिसेंट्रलाइजेशन में इंटरेस्टेड रहता है। बट अगर आपके पास कंट्रोलिंग टेक्निक्स अच्छी नहीं है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। रिस्कीनेस ऑफ डिसीजन, अगर आपने जो डिसीजंस लेने हैं उसमें जो है रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा है, ठीक है, रिस्क ज़्यादा रहता है, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो ज़्यादा अथॉरिटी अपने पास रखना चाहती है और वो डिसेंट्रलाइजेशन करके खुश नहीं होती। लेकिन अगर आप रूटीन नेचर के ज़्यादा डिसीजन लेने हैं और रिस्की डिसीजन कम है तो ऐसे केस में डिसेंट्रलाइजेशन होना पॉसिबल होता है। आगे है एक्सटेंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपके केस में ऑर्गेनाइजेशन में जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस है बहुत ज़्यादा है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्सपैंड किया हुआ है, बहुत सारी लाइंस में आप डील करते हो, तो ऐसे केस में डिसेंट्रलाइजेशन करना ज़रूरी है। जैसे मान लो आपने एक जगह होटल खोल रखा है, एक जगह आप कार का काम कर रहे हो, एक जगह आप स्टील का काम कर रहे हो, तो डिफरेंट लाइन के लिए आप अकेले कैसे पूरे पड़ोगे? आपको अल्टीमेट अथॉरिटी, जो भी मान लो आपने एक फैक्ट्री किसी एक पर्सन के अंडर चल रही है, आपका होटल कहीं और चल रहा है, तो आपको उन्हें पूरी अथॉरिटी देनी पड़ेगी ना, और परमानेंट बेसिस पे देनी पड़ेगी। तो अगर आपका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, बहुत फैला हुआ है, बहुत तरह अलग अलग लाइनों में आप डील कर रहे हो, तो ऐसे केस में डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है, एक ही लाइन में आप डील करते हो, बिजनेस ज़्यादा फैला नहीं हुआ, डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन की कम रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा है तो डिसेंट्रलाइजेशन कम होगा, क्योंकि टॉप अथॉरिटी को पता होता है कि गवर्नमेंट को कैसे जवाब देना है, वहाँ पे लोअर लेवल की एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट कम होती है। आगे है आपका डायनेमिक एनवायरनमेंट, अगर आप एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ कभी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, कभी गवर्नमेंट की नई रेगुलेशन आ जाती है, तो ऐसे केस में जो चेंज है उसे कलेक्टिवली मिलजुल के संभाला जा सकता है, हैंडल किया जाता है। टॉप लेवल अकेली चेंजेस को नहीं हैंडल कर सकती है। तो अगर आपका चेंजिंग एनवायरनमेंट है तो डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट नहीं है, एक स्टेबल सा एनवायरनमेंट रहता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। नीड ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी, अगर आपकी जो पॉलिसी है, अगर आपको यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, आप चाहते हो कि यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ हो हर जगह, तो डिसेंट्रलाइजेशन की डिग्री कम होगी। और अगर आपको चाहिए कि डिफरेंट पॉलिसी कोई भी अडॉप्ट कर ले, तो डिसेंट्रलाइजेशन यहीं थे, मुझे लगा वो मैडम के पास गए हुए हैं। ममता दीदी वो उधर होंगे 103 नंबर रूम में, 103 नंबर रूम में हो सकते हैं। तो अगर आपको यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसे केस में आपको डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ नहीं अडॉप्ट की जा सकती। ठीक है बेटा, एक फ़ोन आ गया, मैं अभी करती हूँ।